लो आ गया नया किट बैग। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक, फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। नाज़रीन आदाब, जहां बीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज अहमद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ शोबों से मुत्तलिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा देते हैं। आप जानते हैं कि यहां जम्मू कश्मीर के सेहत निज़ाम में जो SMHS हॉस्पिटल है, श्री महाराजा हरी सिंह हॉस्पिटल, इसको बैकबोन के नाम से जाना जाता है। इस हॉस्पिटल की क्या खसूसियात है? सबसे बड़ी खसूसियत अगर इसकी बात करेंगे तो यह है कि बीमारों को एक उम्मीद सी रहती है इस हॉस्पिटल से। यहां बुनियादी ढांचे को उस्तवार करने के हवाले से सरकार की तरफ से, मुतल्लिका महकमे की तरफ से बहुत सारे इकदामात किए जा रहे हैं। इस वक्त किस तरह की तस्वीर है SMHS हॉस्पिटल की, हम आपको दिखाते हैं। इससे पहले देखते हैं जहां बीन डेस्क की ये रिपोर्ट। 1948 में कायम होकर बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक होने वाला SMHS अस्पताल जम्मू कश्मीर के कदीम तरीन और मसरूफ तरीन टर्शरी केयर तिब्बी इदारों में से एक है। यहाँ हर रोज 3000 से ज्यादा मरीज आते हैं, कोई इलाज की तलाश में, कोई उम्मीद के साथ और बाद सिर्फ किसी डॉक्टर से मुलाकात के लिए। इमरजेंसी, ट्रॉमा केयर और सर्जरी से लेकर कैंसर के इलाज, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और मुताद्दी अमराज तक ये अस्पताल हर बीमारी का इलाज मुहैया करता है। ये मेडिकल तलबा के लिए एक अहम तदरीसी मैदान का किरदार भी अदा करता है। वक्त के साथ साथ SMHS अस्पताल ने अपने ढांचे को वुसअत दी है। नए सर्जिकल ब्लॉक्स, जदीद ICUs और हाल ही में एक अलहदा ENT विंग अस्पताल का हिस्सा बन गई है। क्रिटिकल केयर सर्विसेज, इमेजिंग डिपार्टमेंट्स और स्पेशलिटी क्लिनिक्स अब रोजमर्रा ऑपरेशंस की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। यहाँ के डॉक्टर्स अक्सर अपने ड्यूटी अवकात से कहीं ज्यादा काम करते हैं और महदूद वसाइल के साथ इमरजेंसीज को भी संभालते हैं। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, सर्जन्स, नर्सें और दीगर मुआविन अमला शदीद दबाव में अस्पताल के तिब्बी निज़ाम को संभाले हुए हैं। एक तदरीसी अस्पताल के बतौर SMHS अस्पताल वादी में डॉक्टरों की नई नस्ल को तरबियत देता है। इंटर्न्स और रेजिडेंट्स इन हाई प्रेशर वार्ड्स में तरबियत हासिल करते हैं, जहां वो हकीकत से करीब तर मेडिकल प्रैक्टिस का मुशाहिदा करते हैं, और वो भी एक ऐसे इलाके में जो अक्सर बहरानों से दो चार रहता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर एक बहुत पुराना कॉलेज है। UT जम्मू एंड कश्मीर का एक बहुत ही मुनफरिद कॉलेज है, जहां UG के अलावा PG और DNB DRNB के तहत सीटें हैं। हमारी UG में 180 सीटें हैं, MBBS सीटें हैं। PG में हमारी 264 है, 264। इसके अलावा हमारे पास DNB DRNB के अंदर भी 45 सीटें हैं, 45 सीटें हैं, जहाँ पर लोग मेडिकल की तालीम हासिल करते हैं, फिर इस प्रोफेशन में जाते हैं। अपने तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद SMHS अस्पताल कश्मीर में सेहत के निज़ाम की बुनियाद है। ये वो जगह है जहाँ कहानियाँ शुरू होती हैं और ख़त्म भी। जहाँ बीन डेस्क की रिपोर्ट। ये वो जगह है जहां कहानियां शुरू होती है और कहानियां खत्म भी होती है। इस सफर से हम सबको गुजरना है। जिस तरह से अभी आपने जहां बीन डेस्क की रिपोर्ट देखी, आपने देखा कि जो हमारा बैकबोन है यहां सेहत निज़ाम में,
SMHS ہاسپٹل کس طرح کی خدمات وہاں پہ دستیاب ہیں، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، ڈاکٹرز کی سروسز کے حوالے سے، اور بہت سارے سوالات ہیں بیماروں کے، تیمارداروں کے. انہی سوالات کے جوابات کو آج ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور جہاں بین پروگرام میں ویلکم کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ تشریف رکھی ہوئی ہیں ڈاکٹر اندلی بشیر صاحبہ جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہے SMHS ہاسپٹل سری نگر. ڈاکٹر اندلی بشیر صاحبہ آپ کا ویلکم ہے ہمارے شو میں. تھینک یو. السلام علیکم. ان کے ساتھ تشریف رکھے ہوئے ہیں ڈاکٹر رئیس نجیب صاحب جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اینستھیسیولوجی کرٹیکل کیئر پین اینڈ پیلیٹیو SMHS ہاسپٹل سری نگر. ڈاکٹر رئیس صاحب آپ کا بھی ویلکم ہے ہمارے شو میں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر اندلی بشیر صاحبہ، جس طرح سے آپ نے ابھی جو ہم نے رپورٹ بنائی تھی جہاں بین ٹیم کی، وہ آپ نے دیکھی، وہ آپ نے سنی، اور یہ بتائیے کہ جو آج کی ڈیٹ میں اگر ہم دیکھیں گے کہ اس ہاسپٹل کی ایک تاریخ ہے، آج کی ڈیٹ میں اس ہاسپٹل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ مان لیجئے یہ سمندر ہے، اس سمندر میں آپ ہی کود رہے ہیں. آپ کے افتتاحی کلمات. السلام علیکم. جیسا کہ آپ نے پہلے ہی بول دیا کہ ہمارا جو SMHS ہاسپٹل یہاں ہے وہ ایک بیک بون ہے، کیونکہ اس پہ فیتھ ہے لوگوں کا کہ ہم ہیڈ وون، جیسے یہ ہیڈ وون ہسپتال SMHS ہاسپٹل میں شفا ہے. جو بھی پیشنٹ وہاں آتا ہے وہ بولتا ہے کہ یہاں پیشنٹ آتا ہے شفا ملتی ہے. اس کو شفا خانہ بولتے تھے پہلے. آج کل کے اس میں بھی ہمارا جو وہاں پہ OPD کا آج کل رہتا ہے وہ 3 سے 4 ہزار ہمارا ڈیلی ایوریج OPD رہتا ہے. اور ہمارا جو فٹ فال ہے سمجھیے پیشنٹس اور اٹینڈنٹس کو لے کر ایٹ لیسٹ 10 to 20,000 پیشنٹس وزٹ کرتے ہیں ہمارے SMHS ہاسپٹل. ہمارا منتھلی OPD جاتا ہے 1,15,000 1,15,000 کے قریب. اور ہمارے پاس فیسلٹیز اس وقت ہمارے پاس 9 اسپیشلٹیز ہیں وہاں: میڈیسن، سرجری، ڈرماٹولوجی، ENT، آپتھلمولوجی، اینستھیسیولوجی، ریڈیشن آنکولوجی. ایون کینسر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو بھی ہمارا وہاں پہ کیئر ملتا ہے. وہاں پہ ہمارے پاس اس وقت 890 بیڈس ہیں آلموسٹ، اور جو کہ ہمیشہ آکیپائی رہتے ہیں. ہمارے پاس وہاں پہ کوئی بھی بیڈ کبھی بھی خالی نہیں رہتا ہے. کیجولٹی اور ٹرائیاج ہے ہمارا، وہ تو ہمیشہ 300 سے 400 مریض ہمارے ڈیلی ایڈمٹ ہوتے ہیں. اس میں شارٹ سٹیز بھی ہوتے ہیں، فل سٹیج بھی ہوتے ہیں. فل سٹیز آلموسٹ 100-150 تو رہتے ہی ہیں. شارٹ سٹے ان کو تھوڑا بہت ڈرپ کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا بہت کیجولٹی میں ان کو مینیج کر دیتے ہیں اور کیجولٹی سے ہی ڈسچارج کر دیتے ہیں. ہمارے پاس ICUs ہیں، 3 ICUs ہیں. سرجیکل ICU ہے، میڈیکل ICU ہے، اور پری اینستھیٹک پیکو ایک ہے. ہمارے پاس اس وقت وینٹیلیٹرز آلموسٹ 58 to 60 ہیں، جس میں ہمارے پورٹیبل بھی ہیں اور ہائی اینڈ وینٹیلیٹرز ہیں. اور 23 تو ہمارے ہائی اینڈ وینٹیلیٹرز ہیں. اور ہمارے ٹرائیاج میں وینٹیلیٹرز ہیں، برن یونٹ میں وینٹیلیٹرز ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سے پیشنٹس کو سارا کچھ بہت کچھ سہولیات ملی. بالکل، وہاں پہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت بھی ہے اور آپ کر بھی رہے ہیں. آپ سے ریئیکشن چاہیں گے ڈاکٹر رئیس نجیب صاحب. جس طرح سے ابھی آپ نے سنا ڈاکٹر اندلی بشیر نے بالکل ایک احاطہ کیا کہ کس طرح کی فیسلٹیز ہے ہمارے ہاسپٹل میں. چونکہ اگر ہم اس وقت بات کرنا چاہیں گے کہ جو ہمارے پاس کرٹیکل کیئر ہے اس کا ایک 24 گھنٹے ایک عمل دخل رہتا ہے، تو بہت ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ آپ پہ عائد ہے، آپ کے ڈپارٹمنٹ پہ عائد ہے. تو اگر ہم کرٹیکل کیئر کی اس وقت بات کریں گے جس میں کیجویلٹی میں بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں، تو کس طرح کی صورتحال اس وقت آپ دیکھتے ہیں؟ آغاز جی بہت بہت شکریہ فیض صاحب ہم کو جہاں بین میں بلانے کے لیے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں جو کرٹیکل کیئر سروسز ہے SMHS ہاسپٹل میں یا گورنمنٹ میڈیکل کالج کے ایسوسیٹڈ ہاسپٹلس میں وہ بیسکلی اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتا ہے. سو دیٹس وائی ہمارے ڈپارٹمنٹ کو اینستھیزیا اینڈ کرٹیکل کیئر سروسز ہمیشہ نام جوڑا جاتا ہے. تو اگر آپ SMHS کی بات کریں گے، میں ابھی انچارج کنسلٹنٹ ہوں ابھی اس ٹائم پہ وارڈ 17 جو ہمارا مین سرجیکل ICU ہے SMHS ہاسپٹل میں، جہاں پہ سب سے سک پیشنٹس آتے ہیں، سب سے بیمار پیشنٹس آتے ہیں. تو ابھی کی بات کریں گے تو ہمارے ICU میں جو میکسیمم ایڈمیشنز ہے وہ ہیڈ انجریز ہے،
पॉलीट्रॉमा पेशेंट्स है, सेप्सिस यानी काफ़ी इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स हैं जो अपना ब्लड प्रेशर खुद से मेंटेन नहीं कर पाते हैं या अपना ब्रीदिंग मेंटेन नहीं कर पाते, जिनको वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हमारे पास पॉइजनिंग के पेशेंट्स बहुत आते हैं और इसके अलावा हम आईसीयू ऐसे पेशेंट्स के लिए रखते हैं जहां हमें ऐसी सर्जरीज करनी पड़ती है जिनको ऑपरेशन के बाद आईसीयू में रहने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। तो कब से आप वहाँ पे, जैसे आपने अभी एक जिक्र के खास बात, हालांकि आपको अभी भी बोलना था लेकिन मैं बीच में मैंने आपको रोक लिया, ये जो आप पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं, तो ट्रेंड क्या देखते हैं आप, किस तरह के केसेस आ जाते हैं? हाँ, पॉइजनिंग में आपको मैं ये बता दूं कि ट्रेंड बहुत ज़्यादा खराब है हमारे कश्मीर में खासकर, क्योंकि पॉइजनिंग रिलेटेड है यंग पेशेंट्स के साथ ही। जो हमारी यंग जनरेशन है वो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जो खासकर जो ओपी पॉइजनिंग है, जो हम पेड़ों के दवाइयाँ यूज़ करते हैं, वो लेके बहुत कॉमन है हमारे खित्ते में। तो आप मान लीजिए 1 महीने में कम से कम हमारे पास 2 पेशेंट्स आएंगे जो 2 बेड वेंटिलेटर पे होंगे, जो पेशेंट्स ओपी पॉइजनिंग, और इनकी मोर्टेलिटी यानी ये पेशेंट्स काफ़ी हद तक सर्वाइव नहीं भी कर पाते हैं। अगर इनका ट्रीटमेंट अर्ली किया जाए, इनका अर्ली रेफरल है, तो कोशिश करते हैं कि काफ़ी हद तक ये पेशेंट्स इंप्रूव होकर आईसीयू से डिस्चार्ज हो जाए। लेकिन जो पेशेंट्स काफ़ी दूर दराज इलाकों से, खित्तों से आते हैं, तो उनका बचना बहुत नामुमकिन भी हो जाता है काफ़ी। अभी भी हमें हमारे आईसीयू में अगर देखेंगे टोटल 7 बेड्स है, तो 2 पेशेंट्स पहले 2 बेड्स पे यंग पेशेंट्स है वो ओपी पॉइजनिंग ऐसे जूझे हुए हैं। एज का कुछ खास लिमिट? यंगर पेशेंट्स में डेफिनेटली जो यंग पेशेंट्स है, फीमेल्स कॉमन है, ज्यादातर तादाद फीमेल्स की है, ज्यादातर तादाद फीमेल्स की है। यंगर पॉपुलेशन मान लीजिए कोई 15, 16, 17, 18 साल के जो बच्चे ही कहेंगे, तो वो हमारे पेशेंट ज्यादा ओपी पॉइजनिंग करके हमारे आईसीयूज में आते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये खास मौजू हमारे आइंदा इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि हम एसएमएचएस हॉस्पिटल के हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो आज हमारे सामने आ गई, क्या वजूहात है कि हमारी जो मतलब लड़कियां हैं जो यंग एज में है या लड़के हैं, क्या रीजन है कि इस तरह से अपनी जान जो है, अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं? इस पर हम तफसील से बात करेंगे। तो आपसे हम जानना चाहेंगे डॉक्टर अदीब बशीर साहब, जिस तरह से इन्होंने बता दिया कि किस तरह की फैसिलिटीज हैं वहाँ पे जो इनका डिपार्टमेंट है। तो अभी आपने बात की, अगर हम ओपीडी के हवाले से बात करेंगे, तो ओपीडी के हवाले से अक्सर बेशतर ये देखा जाता है कि सबसे पहले आप ये बताइए कि एक तो रजिस्ट्रेशन का निज़ाम जो है जी, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं वहां पे जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास इस तरह की फैसिलिटी नहीं है, तो उनको रजिस्टर करना है अपने आप को टिकट के हवाले से। अभी आपके पास किस तरह का निज़ाम है उस सिलसिले में? हमारा वहाँ पे हमारे 5 काउंटर्स है बाहर, उसमें हमारे फीमेल के 2 हैं, मेल के हैं, फिजिकली चैलेंज्ड के हैं, और हमने वहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाती है। हमें उन जिनके पास मोबाइल है वो तो क्यूआर कोड से वो मोबाइल सिस्टम से अपना कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन, मगर जो हमारे पास आते हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है उनकी वहाँ पर हमारा एमआरडी सेक्शन है, वो काउंटर्स लगे हुए हैं, वो उनकी रजिस्ट्रेशन वहाँ ऑनलाइन हो जाती है, उनकी ऑनलाइन टिकट्स निकलती है। हमने उसको सॉफ्टवेयर भी कर दिया है। अब हमारा जो भी एमआरडी सेक्शन है वो हमारा डिजिटलाइज हो रहा है। हमने अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में हमें फंड्स मिले थे, उसमें हमने उनका डिजिटलाइजेशन के लिए हम अंडर प्रोसेस हम है वो हमारा सिस्टम वहाँ पे। बानहाल से आपके पास पेशेंट आया? जी, दूर दराज इलाके से आपके पास पेशेंट आया? जी जी, जिसने अभी चेहरा ही नहीं देखा है हॉस्पिटल का, एसएमएच हॉस्पिटल का, वहां पे पहुंच गया, कहीं पता नहीं उसको ये वार्ड कहाँ है, ये जगह कहाँ है, ये कहाँ है, तो वहाँ पे उस सिलसिले में जो निज़ाम है टेस्टिंग का, बाकी चीज़ गाइडेंस का, तो किस तरह का निज़ाम? हमारे वहाँ पे एक तो हमने हेल्प डेस्क भी वहाँ कैजुअलिटी में रखा है, और हमारे हेल्प पोर वहाँ एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी उनको गाइड करते हैं। हमारी सिक्योरिटी पर्सनल्स है वो गाइड करते हैं, और हमारी साइनेजेस भी लगी है जगह जगह पे। अब बेचारे जो अनपढ़ है उनको तो सिक्योरिटी वाले वहाँ गाइड करते हैं। हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल्स गेटों पे होते हैं, ओपीडी में, आईपीडी में, कैजुअलिटी में, वो उनको गाइड करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, जब भी जो भी कोई पेशेंट है, तीमारदार है, यहाँ हॉस्पिटल जाएगा और हॉस्पिटल में उसको मालूम नहीं है कि मैं जी कैजुअलिटी में आ गया, अब मुझे वार्ड में जाना है, मुझे फलानी टेस्ट करना है, अब मुझे एक्सरे सेक्शन में जाना है, अब मुझे एमआरआई कराना है या कुछ भी, तो वहाँ पे उसको मदद की ज़रूरत है। जिस तरह से अभी डॉक्टर साहिबा ने बता दिया, एक हेल्प डेस्क है, हेल्प डेस्क तो इनके डिपार्टमेंट की तरफ से ही है, लेकिन हेल्प पुअर नाम से आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से सुना होगा। वाकई तौर उनकी खिदमत जो है काबिल सराहना है। अगर हम देखेंगे उनकी खिदमत, उनका
काम जो भी उसके साथ मुतल्लिकीन है, चाहे अद्वियात की फराहमी है, चाहे एम्बुलेंसेज की फराहमी, चाहे बाकी चीज़ें, तो वहाँ पे उनके साथ रब्ता करना है, वो सहूलत जो है वो वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। तो डॉक्टर आंदली बशीर साहबा, अभी अगर हम बात करना चाहेंगे, जिस तरह से अभी आपने बात की, किस तरह का निज़ाम रहता है? जैसे वहाँ पे रश है, वहाँ पे अब आ गया, वहाँ से पेशेंट्स आ गए, तो वहाँ पे उनको अटेंड करने के हवाले से रात भर अगर हम ड्यूटी आवर्स की बात करना चाहेंगे तो किस तरह के डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल रहते हैं, किस तरह से हैंडल किया जाता है? हमारा 24/7 रहता है। 10 to 4 हमारा, 9 to 5 हमारा ओपीडी वहाँ पे रन होता है। उसमें कंसल्टेंट्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द यूनिट्स होते हैं, रजिस्ट्रार्स, सीनियर रेजिडेंट्स, पीजीज, इंटर्न्स, सारे उनको देखते हैं। और जो हमारी कैजुअलिटी है, इमरजेंसी, वो हमारा अलग होता है। वहाँ पे हमारा सीनियर रेजिडेंट्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन साइड से हमारा सीएमओ होता है 24 आवर्स, जो कि उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। जो भी सिक पेशेंट्स होते हैं वो सीधे इमरजेंसी में चले जाते हैं। जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं वो 9 to 5 ओपीडी में, और आफ्टर 5 हमारे कैजुअलिटी में आ जाते हैं जो भी पेशेंट्स। आपसे रिएक्शन चाहिए डॉक्टर रईस नजीब साहब। खुदा न खास्ता किसी पेशेंट को रात में अचानक उसका हार्ट अटैक हो गया, किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, कुछ और हुआ, तो रुक किया आपके हॉस्पिटल का, वहां पहुंच गए आपका डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद ये आप इसी पेशेंट को रात भर जरूरत पड़ती है वेंटिलेटर की, तो कोऑर्डिनेशन कैसे रहती है आपके, जो आपका ये है वहां पे मेडिकल जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी और आपके दरमियान? देखिए, ये बहुत ज़रूरी सवाल और बहुत अहम सवाल आपने पूछा है हमसे। क्रिटिकल केयर सर्विसेज का मेन जो हॉस्पिटल में डीलिंग है वो थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि हम लोग प्राइमरी डिपार्टमेंट नहीं है जो पेशेंट्स को एडमिट करते हैं। जैसे आपने कहा, पेशेंट स्ट्रोक का है तो वो जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंडर एडमिट होगा, या न्यूरोलॉजिस्ट में रेफर हो जाएगा, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट के पास रेफर हो जाएगा। इसके बाद जब जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट ने इमरजेंसी में ऐसे पेशेंट को देखा, या न्यूरोलॉजिस्ट ने इस पेशेंट को वहां पे एग्जामिन किया, तो वो डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को आईसीयू की जरूरत है या नहीं जरूरत है। जब आपकी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ने या जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट ने डिसाइड कर लिया इस पेशेंट को आईसीयू की जरूरत है, एक स्पेशलिस्ट ने देख लिया, तो उसके बाद एक कॉल लिखी जाती है वहां से। एक तो आपका फोन के थ्रू भी डायरेक्टली ये होता है, कॉन्टैक्ट होता है हमारे आईसीयू में, जो भी इंचार्ज सीनियर रेजिडेंट होगा या कंसल्टेंट इंचार्ज होगा, उनको इन्फॉर्मेशन आती है कि ऐसे जी फलानी पेशेंट आपका ट्रायज में है, इमरजेंसी में है, उसको आईसीयू की जरूरत है। तो हम लोग इमीडिएटली अपना आईसीयू का सेटअप देख लेते हैं कि किस पेशेंट को हम शिफ्ट कर सकते हैं आईसीयू से, या जहां भी अवेलेबिलिटी है हम उस पेशेंट को कोशिश करते हैं जल्द से जल्द अपने पास लेने की। दिस हाउ इट्स कोऑर्डिनेटेड। या अगर हमें कभी एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़े ताकि किसी और दूसरे हॉस्पिटल में भी रेफरल कर सके, जैसे हमारा स्किम्स हॉस्पिटल बहुत नजदीक है, हमारे पास चाहे काफी बार नहीं होगा बेड अवेलेबल, तो हम कोशिश करते हैं कि थ्रू कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर कोऑर्डिनेट होकर रेफरल सेंटर स्किम्स को भी बनाए। कई बार तो कोशिश की जाती है कि जिस पेशेंट को भी आईसीयू की ज्यादा जरूरत है वो प्राइमरी डिपार्टमेंट में आके हमसे कोऑर्डिनेट करें डायरेक्टली, ताकि हम प्रायोरिटी बेसिस पे ऐसे पेशेंट को अपने पास ले सकें। जी नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर साहब ने बता दिया, एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे। अगर इस तरह का वाकया खुदा न खास्ता आपके साथ पेश आ जाता है और आप हॉस्पिटल का रुख करते हैं, चाहे आप सिक्किम्स हॉस्पिटल का रुख करते हैं या चाहे आप एसएमएचएस हॉस्पिटल का रुख करते हैं उस इमरजेंसी के दौरान, तो वहां पे आपको बहुत मदद की जरूरत पड़ती है। तो कहां पे आपको वहां पे गाइडेंस मिल सकती है? अगर एसएमएचएस हॉस्पिटल आप जाएं, आप डायरेक्टली जा सकते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर 24 आवर्स वहां पे अवेलेबल रहता है, वहां पे जा सकते हैं। या सिक्किम्स में अगर आप जा सकते हैं तो वहां पर भी उनका बाकायदा एक सेल है, एक वहां पे डेस्क है जो वहां पे 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं, तो वहां पे आप उनसे जो है गाइडेंस जो है वो ले सकते हैं। तो डॉक्टर आंदली बशीर साहबा, जिस तरह से अभी बात हमने की, हम बात करना चाहेंगे, आज से 2 साल पहले इसी मंच से एक और प्रोग्राम हम कर रहे थे, उस पर बात हुई, प्रोग्राम के कमिश्नर साहब भी शायद उस वक्त थे और प्रिंसिपल जीएमसी भी थी उस वक्त। एक सवाल हमने पूछा था, वो ये था कि जो अभी भी रिसेंटली आपने देखा कि बड़ी गर्दिशें कर रहा था वो सवाल मैदान में कि जो सीनियर रेजिडेंट्स की अवेलेबिलिटी है रात के दौरान, तो उसमें हालांकि 1 साल 2 साल पहले से हम कहेंगे कि जब हमने बात की उस वक्त, उसके बाद बाज़ाब्ता उस पर अमल हुआ, हमने देख भी लिया बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबिलिटी रही सीनियर रेजिडेंट्स की। और रिसेंटली गाइडेंस भी आ गई, जो कंसर्न मिनिस्टर है उन्होंने इस सिलसिले में मैम सकीना यतू जी ने कहा। तो अभी अगर हम इस वक्त की सूरत हाल है, जो रोस्टर होता है रात भर का, तो किस तरह की है, आप नाज़रीन को बता दीजिए ताकि ये खदशात जो है दूर हो जाएंगे। जी,
जो हमारा रोस्टर 24/7 होता है, हमारे HODs भेजते हैं, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन साइड में भी एक कॉपी आती है, और हमारे CMO ऑफिस में कंट्रोल रूम जो है, जहां हमारा CMO बैठता है, उसके पास हम रोस्टर कॉपी भेजते हैं। उसमें हमारे सीनियर रेजिडेंट्स होते हैं, PGs होते हैं, कंसल्टेंट राउंड्स पे आते हैं, और हेड ऑफ द यूनिट तो पहले ही OPD में होते हैं जो एडमिट करते हैं पेशेंट्स को, और जो बाद में 4 बजे 5 बजे के बाद में होते हैं, हमारा सीनियर रेजिडेंट होता है वहां पे। फिर अगर उसको कंसल्टेंट ऑन कॉल होते हैं, फर्स्ट ऑन कॉल, सेकंड ऑन कॉल, उनको बुलाते हैं, और कंसल्टेंट ऑन कॉल राउंड पे भी आते हैं। राउंड द क्लॉक हमारे पास सीनियर रेजिडेंट्स वहीं पे होते हैं, चाहे मेडिसिन हो, चाहे सर्जरी हो, चाहे एनेस्थीसिया उसका रोस्टर बनता है। जी सर, उनका अवेलेबल रोस्टर होता है। है। जी सर, और वो अवेलेबल होते हैं वहाँ पे, क्योंकि मैं भी अगर बीच में सरप्राइज राउंड करती हूँ, मैं भी वहाँ पे उनको देखती हूँ। कोई कभी ICU में होता है, कोई ऊपर मेडिकल इमरजेंसी में होता है, कोई सर्जिकल इमरजेंसी में होता है, कोई थिएटर में होता है, बट दे आर अवेलेबल इन द हॉस्पिटल। अभी जो रश लगाते हैं अटेंडेंट्स, बड़ा वो आप उनको हैंडल कर पाते हैं, आपके अटेंडेंट, फिर उसमें वो उसको जरा सा समझाइए, आप ना बता दीजिए। उसके लिए हम लोगों से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि पेशेंट्स के साथ कम से कम अटेंडेंट्स आए। वो तो उनके पेशेंट के लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो लोग फिर जब घर जाते हैं यहाँ से इन्फेक्शन लेकर जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी होता है। तो अगर वो एक पेशेंट के साथ 1 या 2 बंदे आएंगे वो काफी है, मगर जहां हम देखते हैं कि हमारे एक एक पेशेंट के साथ 10-10, 20-20 अटेंडेंट्स होते हैं, और विजिटर्स का रश तो लगा ही रहता है। इसलिए हम लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना हो सके उतना अगर कम आ जाएं हॉस्पिटल अटेंडेंट्स, तो हमारे लिए वो ज्यादा मैनेज करना अच्छा रहेगा। हम एक पेशेंट्स को सवाल अच्छी है, एक और सवाल है। जी। अक्सर बेशतर लोग पूछते हैं कि जो सफाई के हवाले से अगर हम बात करेंगे, हॉस्पिटल्स के जो मतलब टॉयलेट्स है, बाकी चीजें हैं, कहीं पर भी दूसरी जगहों पर भी वो साफ नहीं रहते हैं। लेकिन ये सवाल जरा मैं दूसरे तरीके से पूछूंगा, आम लोगों की तरह से नहीं पूछूंगा, क्योंकि इस टॉयलेट को इस्तेमाल एक तीमारदार ही करता है, इस टॉयलेट का इस्तेमाल एक बीमार ही करता है। तो जो आम लोग जाते हैं वहां पे, एहसास जिम्मेदारी उनमें कहां पे आप देखते हैं, कहां पे आपको उसमें अड़चनें आती हैं, कहां पे चैलेंजेस आपको लगते हैं, बता दीजिए। सर देखिए, पेशेंट्स का मैंने आपको पहले ही बोला कि पेशेंट्स के साथ 5-5, 10-10, 15-15 अटेंडेंट्स होते हैं। अब हमारे सैनिटेशन टीम जो होती है वो राउंड द क्लॉक होती है वहां पे। कैजुअलिटी लीजिए आप या IPD साइड ले लीजिए, हमारे स्वीपर्स राउंड द क्लॉक होते हैं। वो बेचारे हर वक्त वॉशरूम में भी जाते हैं, फिनाइल यूज करते हैं, लाइजॉल यूज करते हैं, जो भी उनका डिसइंफेक्टेंट मटेरियल होता है। इवन हम भी उनको चेक करते हैं, हम भी सुबह जब राउंड करते हैं, शाम को राउंड करते हैं, पहले मैं जब जाती हूँ मैं पहले वॉशरूम्स ही चेक करती हूँ, क्योंकि वॉशरूम्स में इतना ये है। अब अटेंडेंट्स को ये थोड़ा बहुत हम लोगों को यही रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे हम अपने घर में बाथरूम जब जाएंगे वॉशरूम फिर हम साफ करेंगे, वैसा वो नहीं करते हैं। वो चाहते हैं चलो अब एक नहीं, वहां तो हजारों अटेंडेंट जाते हैं, हमारा तो फुटफॉल ही 10 से 20 हजार का होता है। अब हमारी रिक्वेस्ट इतनी है कि अगर वो समझेंगे अपना हॉस्पिटल है, उनका ये उनका हॉस्पिटल है, उनको भी साफ रखना है, उनको भी हमारे साथ थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना है। इवन वो तो बहुत सारे पेशेंट्स अटेंडेंट्स हमें खुद भी बोलते हैं कि ये हमारी गलती है कि हम नहीं देखते हैं। फिर हम उनसे बोलते हैं हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, और बाकी आप भी इन लोगों से रिक्वेस्ट करिए कि थोड़ा बहुत हॉस्पिटल को भी साफ रखिए। क्योंकि देखिए अभी जैसे कोई किसी ने कुछ खाया, वो जो बॉटल होती है, वो जो गंद होता है वो नीचे डालते हैं। कल ही हम OPD में चल रहे थे तो एक बच्चा था साथ एक अटेंडेंट के, वो उठा और उसने केला खाया और पील उसमें डाल दिया। का भी खतरा है उसको, फिर हम अब बच्चे को क्या समझाएंगे। जी जी। तो आगे आपसे डॉक्टर रईस साहब ये बताइए कि जिस तरह से अभी हमने आपके डिपार्टमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आपने अभी आदाद शुमार दे दिए कि आपके पास कितने बेड्स की अवेलेबिलिटी। अब जो आपके साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स है, अगर हम ICUs की बात करेंगे, यहाँ पे आपका CDO हॉस्पिटल है, आपके पास LDO हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी किस तरह की है, तो क्या तालमेल रहता है वहाँ पे? देखिए, दरअसल मैं आपको ये इस प्रोग्राम की वसादत से बता दूं कि जो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट है बहुत छुपा हुआ डिपार्टमेंट है, क्योंकि हम लोग प्राइमरी डिपार्टमेंट नहीं है जो पेशेंट्स को डायरेक्टली एडमिट करते हैं। जो लोगों के पास ये प्रॉब्लम्स होती है, कंप्लेंट्स होती हैं पेशेंट्स के मुतालिक, वो डायरेक्टली जाते हैं आपके प्राइमरी डिपार्टमेंट, जैसे जनरल मेडिसिन हुआ, आपका सर्जरी हुआ, या कोई स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हुआ। तो हम हमेशा पर्दे के पीछे
वाले डॉक्टर्स माने जाते हैं। हम ऑपरेशन पर्दे के पीछे नहीं, बिल्कुल हम तो आपको बिल्कुल आदाद शुमार दे रहे हैं, सही बात है। कोविड के बाद डेफिनेटली हम थोड़े से लाइमलाइट में आ गए, क्योंकि लोगों को, इनफैक्ट हमारे कलीग्स को पता चला कि एनेस्थेटिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है जो आईसीयू पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स आईसीयू में एडमिट होते थे, वो ठीक होके गए। हमारे जम्मू कश्मीर का बहुत ही अच्छा नंबर है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द स्टेट्स अगर देखा जाए कोविड के बाद से। हाँ, जो आपने बात पूछी, अपार्ट फ्रॉम जो ओटीज हम चलाते हैं पूरे एसएमएचएस हॉस्पिटल, इसके एसोसिएट हॉस्पिटल्स हैं, हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो शीरीन बाग में है, वहाँ में हमारे पास सर्जिकल आईसीयू जो है वो 7 बेडेड कैपेसिटी का हॉस्पिटल आईसीयू है। उसके अलावा हमारा बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल है, उसमें हमारे पास अभी 2 बेडेड आईसीयू है, बट जो अभी हमारा बन रहा है वहाँ पे नया, वहाँ पे इंशाल्लाह 20 बेडेड आईसीयू का प्रोविजन है। तो आपका क्या मैसेज रहेगा आखिर पे अपने डिपार्टमेंट के हवाले से? हमारे डिपार्टमेंट के हवाले से ये इंपॉर्टेंट मैसेज मैं कहना चाहता हूँ या हमारी आवाम के लिए कि ये जो आईसीयू बेड बहुत कीमती बेड होता है, इसको किसी पेशेंट को देने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल्स हैं, मगर उसके साथ साथ जो हमारी लिमिटेशंस है, हालांकि हम बहुत मशकूर है गवर्नमेंट का जिन्हें हमें काफ़ी इक्विपमेंट्स उस लेवल की दी हैं जो किसी भी हॉस्पिटल के कंपैरिजन में हम कर सकते हैं कि हम अपने आप को टेरिशरी केयर हॉस्पिटल कह सकते हैं। लेकिन उसके अलावा हमारे पास अपनी लिमिटेशंस है, बेड्स इतने भी नहीं है जो हम तमाम लोगों को दे पाए जहां हमें देना चाहिए। लेकिन हमारी प्रायोरिटी रहती है, आप यकीन मानिए पूरी रात हम इसके साथ लगे रहते हैं कि किस पेशेंट को हम आईसीयू में लाएं, किस पेशेंट को प्रायोरिटी दें। कोई यंग पेशेंट है, कोई सैल्वेजेबल पेशेंट है, या ऐसा पेशेंट जिसको आईसीयू आने से फायदा हो, तो वो मद्देनजर रखते हुए अपार्ट फ्रॉम जो हमारी गाइडलाइंस भी है, जो हम खासकर इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन की गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, किन पेशेंट्स को आईसीयू में लाना है, किन पेशेंट्स को नहीं जरूरत है लाने की। लेकिन उसके अलावा हम देखते हैं कि हम अपनी हॉस्पिटल के अपने प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, जिस पेशेंट को सैल्वेजेबल है नहीं। जिस तरह से अभी उन्होंने कहा कि प्रायोरिटी की बात उन्होंने की, आप डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि जो जैसे फैसिलिटीज के हवाले से अगर हम बात करेंगे, मतलब हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है लेकिन बहुत सारे सवालात रह गए। अगर हम बात करना चाहेंगे कि आयुष्मान कार्ड है या उसके बगैर, मतलब एक्सरे है, ईसीजी है, या उसके बगैर भी अगर हम बात करना चाहेंगे एमआरआई है, सीटी स्कैन है, बहुत सारे ये है, तो कि वहाँ पे ऐसे पेशेंट्स को जो गरीब तबके से वाबस्ता है तो उनके लिए किस तरह की फैसिलिटी है, क्या करना चाहिए? आपने ये ठीक फरमाया। जैसे हमारे गोल्डन कार्ड के अंडर ऑलमोस्ट हमारे 95% पेशेंट्स कवर हो जाते हैं, उनको हमारे हॉस्पिटल से सारा कुछ फ्री मिल जाता है, चाहे वो ड्रग्स हैं, डिस्पोजेबल्स हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशंस है, उनको फ्री आउट ऑफ पॉकेट हो जाता है वो सारा कुछ। अब जो कोई पुअर पेशेंट होता है, जो डेस्टिट्यूट होता है, ऑर्फन होता है, उसमें भी हमारा कुछ हमें परमिशन है, हम उनको फ्री करते हैं इन्वेस्टिगेशंस, या हम उनको 50% कंसेशन कर देते हैं, क्योंकि ओपीडी में ज्यादातर उनकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। तो ओपीडी पेशेंट्स में जिसमें हमें लगेगा कि ये पुअर है, बहुत ये नहीं दे सकता है, वो हमारे पास आते हैं, हम उनको 50% कंसेशन पे कर देते हैं। या ऑलमोस्ट अगर कोई उतना भी ज्यादा गरीब है, बीपीएल होल्डर या कोई, तो प्रिंसिपल की मदद से उनको 100% भी मदद, हाँ, प्रिंसिपल से वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ से 100% मिलता है, और हम भी यहाँ से उनको पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं। क्या आप मैसेज ओवरऑल देना चाहेंगे अपने हॉस्पिटल के हवाले से? हमारा जो हम हॉस्पिटल में हमारे वो जो सर्विसेज हैं वो राउंड द क्लॉक है, और आयुष्मान के मदद से जो हमारा ये गोल्डन कार्ड है, इससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि हमारे सारे जो पेशेंट्स हैं, जो हमारे गरीब पेशेंट्स भी है, चाहे जो अफोर्ड कर सकता है, उनके लिए हमारे साइड से हम उनको सारा कुछ फ्री दे देते हैं। डॉक्टर रईस नजीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दे दिया। डॉक्टर अंदलीब बशीर साहिबा, इतनी मसरूफियात के बावजूद हमने आपसे गुजारिश की, इवन हमने प्रिंसिपल साहिबा से भी बात की थी, हमने एडमिनिस्ट्रेटर जनाब हकाक साहब से भी बात की थी, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें सुना। जिस तरह से हमने कहा कि एसएमएचएस हॉस्पिटल के हवाले से इस तरह की जो अभी फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं और क्या कुछ वहाँ पे किया जा रहा है, गरीब पेशेंट्स के हवाले से आज के प्रोग्राम में बिल्कुल तफसील से बात हुई कि गोल्डन कार्ड्स के इस्तेमाल से वो मदद ले सकते हैं, या इसके बगैर अगर कहीं पे किसी टेस्ट में ज़्यादा पैसा लगता है 50% की मदद उनको मेडिकल सुपरिंटेंडेंट कर सकता है। अगर कुछ किसी को खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन IMI कैटेगरी में आता है, तो उसके बाद वो प्रिंसिपल साहब के पास जा सकते हैं, तो वहाँ से उनको 100% मदद जो है
وہ مل سکتے. لیکن ایک ذمہ داری ہم پہ یہ عائد ہوتی ہے کہ یہ ہاسپٹل جو ہے، یہ ہاسپٹل ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہم اس کی رکھوالی کریں گے، ہم اس کو صاف رکھیں گے تو اس میں براہ راست اس کا فائدہ جو ہے ہمیں ہی وہ فائدہ ملے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.